नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष के इस अंक में हम हैं काठमांडू में और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे नेपाल की कहानी। अभी हम खड़े हैं नेपाल की संसद के सामने, जो नेपाल के लोकतंत्र का एक अस्थायी स्तंभ है। लेकिन आपको बताऊं कि नेपाल के लोगों को इस लोकतंत्र को पाने में बहुत ही बहादुराना संघर्ष करना पड़ा है और आज पहली बार नेपाल में एक अस्थायी सरकार बनी है और संभावना है कि यह सरकार अगले 5 साल तक अस्थायी रूप से काम करेगी। हिमालय की गोद में बसा नेपाल दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश। नेपाल की उत्तरी सीमा तिब्बत से, जबकि दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी सीमाएं भारत से लगती हैं। नेपाल में लंबी खींचतान के बाद अब राजनीतिक स्थिरता नजर आती है। 2017 में नए संविधान के तहत हुए राष्ट्रीय चुनाव में वामपंथी दलों के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। नेपाल में जो सरकार बनी है उसे लेकर नेपाल में अभी एक नए तरह का माहौल है। इस सरकार को नेपाली संसद में 2/3 बहुमत हासिल है। नई सरकार का दावा है कि वो नेपाल को अति पिछड़ा श्रेणी से निकालकर जल्द ही विकासशील देशों की श्रेणी में ले आएंगे। Prime Minister himself he won the election with record vote. He was the largest. He got largest vote outcome in whole the country. So an election was fought in his leadership. It was his leadership. So there is confidence, and actually he was from the beginning. He was putting his idea for the development, for the prosperity, and he got mandate. So and the left government got mandate, and now we have completed all the political transition phase of political transition. भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। इन रिश्तों में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई नजदीकियां साफ नजर आती हैं। सामरिक नजरिए से नेपाल भारत के लिए काफी अहम है। भारत और चीन के बीच में स्थित होना नेपाल को और अहम बना देता है। हालांकि नेपाल में मौजूदा सरकार जिन मुद्दों पर चुनाव जीती है उनमें भारत भी एक है, लेकिन सरकार बनने के बाद से नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन ने भारत को लेकर सकारात्मक रवैया ही अपनाया है। इस सरकार के मौजूदा रुख को देखकर कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। नेपाल सरकार पुराने रिश्तों को आधार बनाकर भारत के साथ भविष्य के मजबूत रिश्ते कायम करना चाहती है। That generation very much they were very much part of democratic and liberation movement of India, and at the same time our generation, myself, has witnessed that in 1990 the Indian leaders were there. They were not here from the side of government. They were not here as government or minister, but they were here as freedom fighter. भारत और नेपाल के रिश्तों में कई नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। चूंकि नेपाल की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है और वो अपनी व्यापारिक जरूरतों के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर है, ऐसे में कनेक्टिविटी दोनों देशों को जोड़े रखने का बड़ा माध्यम है। भारत ने नेपाल को 20 से ज्यादा ट्रांजिट पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ से नेपाली सामान बाहर ले जाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के कोलकाता, कांडला और मुंबई बंदरगाहों पर भी नेपाल को सुविधाएं दी गई हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा एकल व्यापारिक सहयोगी है और दोनों देशों के बीच आवागमन और व्यापार के मुद्दों से द्विपक्षीय रिश्ते हमेशा प्रभावित होते रहे हैं। अब नेपाल की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। नेपाल आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में भारत नेपाल के लिए एक बार फिर मददगार साबित हो सकता है। नेपाल दिनों दिन विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश में है। ये यहाँ के माहौल से साफ नजर आता है। नेपाल का दरबार हॉल इन दिनों हो रहे बदलावों का गवाह बन रहा है। जहां से कभी नेपाल के राजा शासन किया करते थे, वहां से नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार बड़े बदलावों की तरफ कदम बढ़ा रही है।
कि भारत और नेपाल के बीच में जिस तरह के राजनीतिक संपर्क रहे हैं उसमें कोई बड़ा देश है या कोई छोटा देश है, इस तरह की भावना नहीं रही है। भावना इस तरह की रही है कि दोनों एक दूसरे को, चाहे वो राजनीतिक मामले हों या आर्थिक मामले हैं, उसमें कितना सहयोग कर सकते हैं और कितना एक कॉमन एजेंडा बन सकता है, जिस कॉमन एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों का नया दौर शुरू हो चुका है। 2015 में नाकेबंदी के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो खटास आई थी वो धीरे धीरे खत्म हुई और दोनों देशों ने दोस्ती के पुराने सफर पर कदम बढ़ाने शुरू किए। नई सरकार बनने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमा बर्फ पूरी तरह से पिघल गई। केपी ओली ने इस कदम से जो सद्भाव दिखाया उसे भारत ने भी हाथों हाथ लिया। केपी ओली के वाम मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री बनते ही भारत ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को नेपाल भेजा और प्रधानमंत्री ओली को भारत आने का न्योता भेजकर रिश्तों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की। केपी शर्मा ओली अप्रैल में 3 दिनों की भारत यात्रा पर आए। इस दौरान उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लंबी बातचीत हुई। वार्ता के बाद 12 सूत्रीय संयुक्त बयान भी जारी किया गया। इसमें द्विपक्षीय रिश्तों की बराबरी, आपसी विश्वास, सम्मान और परस्पर मुनाफे के साथ ही रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर जाने का साझा संकल्प जाहिर किया गया। इसके अलावा दिल्ली से काठमांडू तक रेल नेटवर्क का विस्तार, आंतरिक जलमार्ग कनेक्टिविटी और नेपाल में खेती के विकास जैसे अहम समझौते भी हुए। और मुझे लगता है अब ये स्थायी सरकार के कारण से अब इंडिया से भी एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। रहा भी है पिछले दिनों में और अभी भी बन सकता है अच्छा रिलेशन। पर कहीं कहीं इस रिलेशन में कमी कमजोरियां है, वो दोनों सरकार को मिलकर ठीक करना पड़ेगा। केपी शर्मा ओली की इस यात्रा ने पिछले 2.5 साल में दोनों पड़ोसियों के बीच पैदा हुई गलतफहमियों को काफी हद तक दूर किया। यही वजह है कि रिश्तों में अब नई गर्मजोशी दिख रही है। इसे और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल जाने का फैसला किया। बीते 4 साल में प्रधानमंत्री की ये तीसरी नेपाल यात्रा है। प्रधानमंत्री ने यात्रा से पहले जारी संदेश में दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों पर खुशी जाहिर करते हुए इसे भारत की पड़ोसी पहले की नीति का असर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री इस दौरान जनकपुर, मुक्तिनाथ और काठमांडू यात्रा करके भारत और नेपाल के प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई और जद्दोजहद के बाद नेपाल अपने लोकतांत्रिक सफर पर निकल चुका है। नेपाल तेज आर्थिक उन्नति और विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है और भारत भी उसके सफर में समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाल की सोच के साथ उसके सफर का भागीदार बनना चाहता है। भारत में करीब 60 लाख नेपाली लोग रहते हैं और काम करते हैं। इन लोगों को 1950 की मित्रता संधि के तहत एक आम भारतीय नागरिक की तरह ही सुख सुविधाएं हासिल हैं। हालांकि कुछ वक्त से इस संधि में संशोधन के प्रयास भी हो रहे हैं, जिसकी मांग नेपाल ने ही की है। नेपाल में भारतीय कंपनियां सबसे बड़ी निवेशक हैं, जिनका वहां के कुल अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 40% हिस्सा है। सेवा क्षेत्र से लेकर ऊर्जा और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करीब 150 भारतीय कंपनियां नेपाल में काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत ने इस बार के बजट में नेपाल की मदद के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट में किए गए प्रावधान से 75% ज्यादा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी 1996 के बाद से 7 गुना बढ़ चुका है। 1996 में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का करीब 30% था, जो 2015-16 में 61% से ज्यादा हो गया है। तो हम चाहते हैं कि दोनों देश का संबंध अच्छा हो, भारत और चीन का भी संबंध अच्छा हो। और भारत और चीन के संबंध अच्छे जब होंगे, भारत और चीन का कोई झगड़ा ऐसा नहीं हो जो नेपाल में लड़ी जाने की कहीं भी कोई गुंजाइश हो, तो कहीं भी लड़ाई नहीं हो। नहीं तो क्या होगा कि भारत और चीन में अगर संबंध बिगड़ेगा और तो नेपाल में भी वो संबंध झगड़े का कुछ बू दिखाई देगा, तो हमें भी घाटा है, भारत को भी घाटा है, चीन को भी घाटा है। तीनों देश इससे हम सफर करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि वो भारत और चीन के बीच संतुलित रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत के साथ नेपाल के प्राचीन और पारंपरिक रिश्ते नेपाल और वहां के लोगों के दिलों में खास मकाम रखते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा दोनों देशों के आपसी विश्वास और सम्मान के रिश्ते को नई मजबूती देगा।
कि नेपाल का यह जो ऐतिहासिक धरोहर है, नेपाल के इस ऐतिहासिक धरोहर के कारण जो पूरे दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, उनको फिर से उसी स्थिति में लाकर पूरी दुनिया को दिखाया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ पूरे नेपाल में ओली के प्रति विश्वास बढ़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया में नेपाल के अंदर जो जज्बा है लड़ने की, आगे बढ़ने की और मुसीबतों से निकलकर फिर से एक बार यह दिखाने की कि हम अपने दम पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो हमारी थाती थी, जो हमारी धरोहर थी, उसको फिर तरह से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नई उम्मीद जगी है। सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ठप पड़ी विकास प्रक्रिया को पटरी पर लाना, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, भूकंप से तबाह देश का पुनर्निर्माण और राजनीतिक स्थिरता कायम करने की है। लंबे वक्त तक उथल पुथल के दौर देखने के बाद नेपाल की राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोग अब विकास चाहते हैं और स्थिरता। जो उसका रणनीति होता है, जैसे नेपाल में जल स्रोत का बहुत ज़्यादा और जनशक्ति का भी, हम लोग कहते हैं मैन पावर भी हमारे पास में है, वाटर रिसोर्स भी हमारे पास में है, उसका हम दोहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है। तो किस एरिया को नेपाल को डेवलपमेंट करने के लिए प्रायोरिटी देना चाहिए, इस पर अभी सहमति नहीं हो पा रही, इस पर सहमति होनी चाहिए। नेपाल का युवा वर्ग भी जल्द से जल्द इस देश की उन्नति और तरक्की चाहता है। नेपाली लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर विकास के कार्यों को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में बर्बाद हुए कई ऐतिहासिक इमारतों में से एक दरबार स्क्वायर का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। हम हैं अभी नेपाल के पाटन दरबार स्क्वायर के सामने। ललितपुर स्थित है यह दरबार स्क्वायर। दरअसल नेपाल के एकीकरण के पहले काठमांडू घाटी में इस तरह के 3 राजा होते थे, मल्ल राजा, और उन मल्ल राजाओं के अलग अलग किंगडम थे, और उसी किंगडम को एकीकृत करके बाद में पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकृत नेपाल का गठन किया था। लेकिन दरबार स्क्वायर की खासियत ये है कि यह नेपाल के बदलते इतिहास का गवाह रही है, नेपाल के जज्बातों की गवाह रही है, और किस तरह से नेपाल में बदलाव आए, किस तरह से मल्ल राजाओं के बाद राजशाही आई, गोरखा राजशाही आई, और उसके बाद किस तरह से राजाओं के खिलाफ आंदोलन हुआ और किस तरह से लोकतंत्र स्थापित हुआ, और उसके बाद नेपाल में किस तरीके से लोगों के अंदर की इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ी, और किस तरह आज का नेपाल आधुनिक नेपाल बनने की इच्छा संजो रहा है। जो अर्थक्वेक जो हुआ था, ये क्या भूकंप में ये प्रभावित हुआ था? बहुत प्रभावित हुआ था। जो ये बहुत फेमस मंदिर है कृष्ण मंदिर, वो अभी रेनोवेशन चल रहा है, तो वो भी प्रभावित हुआ था। और यहाँ पे खास करके पाटन ये एरिया में भी काफ़ी जो पुराने घर हैं वो भी काफ़ी डैमेज हुए थे, यहाँ पे कुछ लोग हताहत भी हुए थे। तो ऐसा है इसका इतिहास। और अभी जो मॉडर्न नेपाल का जो एक आप देख रहे हैं, उसमें भी काफ़ी अहमियत है इस पाटन दरबार स्क्वायर का। तो इसको क्या नेपाल के लोग काफ़ी सम्मान देते हैं, और आज भी नेपाल की सरकार इसको बचा के रखना चाहती है? बहुत ही सम्मान देते हैं। आप देखते होंगे कि कितने टूरिस्ट आते हैं। इन्होंने अब जो यहाँ पे इसको प्रिजर्व भी किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको जो है लिस्ट में आ गया है ये। तो इसका प्रिजर्वेशन करना एक नेपाल के बहुत बड़ा एक गौरव जो है उसमें है कहीं ना कहीं। नेपाल का लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन समय के साथ इसने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। करीब 1 दशक से ज्यादा समय तक राजनीतिक अस्थिरता झेलने वाली नेपाली जनता अब एक नई सुबह का सपना देख रही है, जिसमें आधारभूत संरचना का विकास, लोगों को रोजगार, कारोबार में बढ़ोतरी, मजबूत अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता शामिल है। मुझे ये लगता है कि जो युवा पुस्ता जो विदेश से फिर जो लौट के आते हैं, उन्होंने काफ़ी बदलाव देखा है, चेंजेस देखा है। 21st सेंचुरी की दुनिया उन्होंने देखा है। वो चाहते हैं कि नेपाल में भी उसी प्रकार के जो है चेंजेस आएँ। तो वो तो उसके लिए तो ये गवर्नमेंट से काफ़ी अपेक्षाएं भी हैं। तो ये कहते हुए मुझे ये भी लग रहा है कि जो अभी ये लेफ्ट अलायंस का जो गवर्नमेंट है, उसके पास ये काफ़ी चैलेंज भी है कि वो आकांक्षा को आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट के आगे। तो आने वाले दिनों में ये लगता है कि अगर जो डिलीवर नहीं करती है गवर्नमेंट, तो फिर दूसरी जगह पे ब्लेम करने का मौका जो है इस गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। नेपाल के लोग अपनी उम्मीदों को पूरा करने और विकास की गति को बढ़ाने के लिए भारत की ओर भी देख रहे हैं। इस दिशा में वो सबसे पहले अपनी पनबिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत का सहयोग चाहते हैं। हालात का फायदा उठाते हुए चीन भी नेपाल में अपनी पैठ बनाना चाहता है। इसके लिए
वो सड़क, व्यापार और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने को तैयार है, लेकिन उसे इस बात का डर है कि अगर वो बिजली उत्पादन में नेपाल को मदद करता है तो अतिरिक्त बिजली नेपाल भारत को बेच सकता है, जबकि भारत चाहता है कि नेपाल अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करे और इसके लिए भारत मदद करने को तैयार है। नेपाल अपने सड़कों के निर्माण पर काफ़ी ध्यान दे रहा है और मेरे पीछे यह जो सड़क देख रहे हैं यह काठमांडू का रिंग रोड है और इस रिंग रोड को चीन की कंपनी बना रही है और नेपाल के लोगों का कहना है कि चीन की कंपनी काफ़ी तेज़ी से सड़कें बनाती है जिससे यहाँ के लोग काफ़ी खुश रहते हैं। चीन नेपाल में सड़क का लंबा जाल बिछाना चाहता है जिससे उसकी पहुंच भारत की सीमा तक आसानी से हो सके। चीन इन सड़कों का इस्तेमाल अपने सामान को भारतीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी करना चाहता है। नेपाल की कहानी बिना पशुपतिनाथ मंदिर के चर्चा किए पूरा नहीं हो सकती। हर रोज इस मंदिर में करीब 20,000 श्रद्धालु पशुपतिनाथ का दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के जरिए भारत और नेपाल सांस्कृतिक रूप से मजबूती से जुड़े हुए हैं। इन सब के बीच पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और नेपाल के बीच काफी संभावनाएं हैं। पर्यटन के जरिए भारत और नेपाल के संबंध न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हम हैं अभी नेपाल के पाटन दरबार स्क्वायर के सामने। ललितपुर स्थित है यह दरबार स्क्वायर। दरअसल नेपाल के एकीकरण के पहले काठमांडू घाटी में इस तरह के 3 राजा होते थे, मल्ल राजा, और उन मल्ल राजाओं के अलग अलग किंगडम थे और उसी किंगडम को एकीकृत करके बाद में पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकृत नेपाल का गठन किया था। लेकिन दरबार स्क्वायर की खासियत ये है कि यह नेपाल के बदलते इतिहास का गवाह रही है, नेपाल के जज्बातों की गवाह रही है और किस तरह से नेपाल में बदलाव आए, किस तरह से मल्ल राजाओं के बाद राजशाही आई, गोरखा राजशाही आई और उसके बाद किस तरह से राजाओं के खिलाफ आंदोलन हुआ और किस तरह से लोकतंत्र स्थापित हुआ और उसके बाद नेपाल में किस तरीके से लोगों के अंदर की इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ी और किस तरह आज का नेपाल आधुनिक नेपाल बनने की इच्छा संजो रहा है। ईसा से करीब 1000 साल पहले नेपाल छोटी छोटी रियासतों और कुलों में बंटा था, लेकिन नेपाल में राजशाही के नए युग की शुरुआत 1768 में हुई, जब मल्ल वंश के शासकों को हराकर पृथ्वी नारायण शाह ने देश का एकीकरण किया। शाह वंश ने नेपाल में सदियों तक प्रभावशाली तरीके से शासन किया। बीच बीच में परिवार में कलह से मुश्किलें भी पैदा हुईं। इसी वजह से 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासन में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के तौर पर उभरे और उन्हें प्रधानमंत्री घोषित किया गया। लगभग हर काल में इस देश पर भारतीय साम्राज्यों का प्रभाव रहा। हालांकि यह दक्षिण एशिया का एकमात्र देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई जिसके तहत नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। दूसरी तरफ देश में राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। 1951 में राणा शासन का अंत हुआ और नरेश त्रिभुवन बहाल हुए। इसी साल नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। तब से ही नेपाल में कई बार लोकतंत्र की स्थापना की कोशिशें भी हुई, लेकिन ये राजा और सरकार की बहुदलीय व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाया। 1990 के बाद नेपाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकारों का गठन होता रहा, लेकिन ये सरकारें संवैधानिक राजशाही के अधीन ही रहीं। इस बीच राजशाही को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 1995-96 में सशस्त्र माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद से संघर्षों में हजारों लोगों की जान गई। इसी बीच जून 2001 को नेपाल के राजमहल में सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियों की मौत हो गई, जिसके बाद ज्ञानेंद्र नेपाल नरेश बने। दिसंबर 2007 में माओवादियों के साथ शांति समझौते के तहत संसद और राजशाही को खत्म करने को मंजूरी दी गई। आखिरकार 11 जून 2008 को नरेश ज्ञानेंद्र के शाही महल छोड़ने के साथ ही नेपाल में राजशाही खत्म हुई। हम इस रिपोर्ट को विराम देते हैं, लेकिन आपसे विदा लेने के पहले एक बात साझा करनी है। दो देशों के संबंधों के बीच सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक एकरूपता पर्याप्त नहीं होती। ज़रूरत इस बात की होती है कि ताज़ा हालात के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को समझें, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें
और दोनों देशों के नागरिकों और सरकारों के बीच एक ऐसी स्थिति बनाएं ताकि दोनों देश जिस तरह की खुली सीमा है उस खुली सीमा को एक दूसरे देशों के संबंधों को जोड़ने वाली सीमा के रूप में ही महसूस करें, तोड़ने वाली सीमा के रूप में नहीं।